अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। हुकूमत और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तजर्बेकार हुकूमत अवाम पर मज़ीद महंगाई बम गिराने के लिए तैयार। इमरान खान का नैब कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़बरें हैं वो तो जुड़ी हैं इकॉनमी से, और साथ ही साथ इस वक्त जो तजर्बेकार हुकूमत थी वो नैब को ख़त्म करने के दर पे है। और क्या वजह बनी, क्यों वो नैब जिसका प्रपोज़ल ख़ुद मुस्लिम लीग नून का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था, और इन्हीं का बनाया हुआ ये इदारा अब आहिस्ता आहिस्ता एक तो इसके जो कवानीन हैं, जो इख्तियारात हैं, उनको महदूद किया जा रहा है, और लग ये रहा है कि शायद नैब के इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा और चैलेंज करूँगा इस फ़ैसले को। इस फ़ैसले की वजह से वो लोग जो माफियाज़ हैं, जो पाकिस्तान को लूट कर खा रहे हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे। और अगर हम अदाद व शुमार पे जाएँ तो इसमें भी कोई शक नहीं कि ये वाज़े तौर पे वो लोग जो करप्शन कर रहे हैं, जो माफियाज़ हैं, उनको बराह रास्त इसका फ़ायदा होगा। और लग यही रहा है कि ये हुकूमत जो दावे कर रही थी कि तजर्बेकार हुकूमत है, ये चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जब IMF के पास गए तो उन्होंने मायदा सही नहीं किया, हम ये मायदा भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और पाकिस्तान को इन क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। 2 महीने हो चुके हैं तकरीबन इस हुकूमत को, लेकिन हमें बराह रास्त जहाँ जहाँ हुकूमत और हुकूमती अहदेदारों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि तेज़ी से काम हो रहा है। नैब के कवानीन को बदलना हो या इलेक्शन कमीशन के हवाले से रिफॉर्म्स लाने हों तो वहाँ पे तेज़ी से करारदादें भी मंजूर हो रही हैं, उस पर काम भी हो रहा है। अवाम चूँकि महंगाई, डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और आज वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे थे कि मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। अगर मज़ीद सख्त फ़ैसले होते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत और ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ेंगी, और गरीब का चूल्हा जो बुझ चुका है अब शायद गरीब भी बुझ जाएगा। अब अवाम की जब हम बात करते हैं और हुकूमत की पॉलिसियों की बात करते हैं तो उस वाले से हुकूमत सीरियस नज़र नहीं आ रही। मजाक किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, और वो अवाम जिनको ये कहा जा रहा था, दावे किए जा रहे थे कि इनको हम रिलीफ देंगे, बजट में रिलीफ लफ्ज़ ही शामिल नहीं है। और अब तक मौजूदा हुकूमत 2 महीने में ये कवानीन बदलते हुए तो बड़ी तेज़ी दिखा रही है, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस करने में अब तक उससे गुरेज़ां हैं, और ज़ाहिर है वो गुरेज़ां रहेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि IMF इस बजट से खुश नहीं है, और बजट को मीट करना IMF की जो प्रोग्राम्स हैं, चूँकि 22वां प्रोग्राम है IMF का, जो पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा, तो उसकी जो शराइत हैं उनको मीट करने के लिए ज़रूरी है कि अभी आपको मज़ीद IMF दोस्त बजट बनाना होगा। चूँकि ये बजट इससे खुश नहीं है वो हुकूमत, और यही वजह मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अगले चंद दिनों में हम खुशखबरी सुनाएंगे। और वो हुकूमत जो ये दावा कर रही थी कि हम IMF के साथ बेहतर डील करेंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि IMF हमारी बात नहीं मान रही, और इसका ब्लेम भी साबिक़ हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। दूसरी तरफ आज चूँकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है, और लाड़काना में एक बड़ा जलसा था। उस जलसे से अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे, जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी हैं पाकिस्तान के, और वो बता रहे थे कि ख़ारजा अमूर पे पाकिस्तान को कितनी कामयाबियाँ मिली। वो ये भी बता रहे थे कि मौजूदा जो साबिक़ जो हुकूमत थी, सिलेक्टेड शख्स था, अवाम के आइन और माशी हकूक़ पर हमला कर रहा था। शायद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को किसी ने नहीं बताया कि जिस सिलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए या जिस सिलेक्टेड का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी मैंडेट के ज़रिए आप वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, और उसी मैंडेट से आपकी इत्तेहादी हुकूमत कायम है। क्या ही अच्छा ना होता कि आप इस मैंडेट को यहाँ पे छोड़ते, असम्बलियों से बाहर आते, फ्रेश इलेक्शंस कराते, और अपना अवाम का मैंडेट लेकर फिर ये बात करते, तो आपकी बात पे अवाम भी यकीन करते और लोगों को भी भरोसा होता कि आप सही बात कर रहे हैं। उसी मैंडेट के साथ एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड का मैंडेट है, और दूसरी तरफ उसी चेयर को आप इंजॉय भी कर रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। पाकिस्तान में कानून की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान में कवानीन की बात करते हैं, उस पर अमल दरामद की बात करते हैं, तो क्यों उन पर अमल दरामद नहीं होता, और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं, और कोई भी इदारा हो उसके ऊपर हुकूमत हो या अपोजिशन हो अपने असरअंदाज होने की कोशिश करती है। इसकी क्या वजह, तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब बैरिस्टर इमरान अब्रू साहब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध हैं,
यंग हैं, बड़े ज़बरदस्त लीगल अफेयर्स पे ग्रीप है उनकी। वैसे साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रही हैं नुसरत वाई साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। नुसरत वाई साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और अब्दुल करीम सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बैरिस्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर हम पॉलिटिकली जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। किस तरह देखते हैं जब हम कानून की बात करते हैं, चाहे नायब हो या वैसे डेली बेसिस पे, बड़ा पाकिस्तान में चूँकि कानून लफ्ज़ इतना उसका इस्तेमाल ऐसा हो गया कि लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे। जब अमल की बात करते हैं तो अमल दरामद भी नहीं हो रहा, और खुद शायद इदारे जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी इदारे का हो या आईन पाकिस्तान हो, अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा। क्या फ़र्क देखते हैं जब हम यूरोप की बात करते हैं, डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, यही पाकिस्तानी यही अवाम जब वहाँ जाते हैं एक एक चीज़ का हिसाब भी देते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, वही जब पाकिस्तान लैंड करते हैं और वही कानून वही चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी, लेकिन अमल दरामद छोड़ देते हैं। क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कानून क्यों बनाते हैं। कोई भी मुल्क, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, वो कानून क्यों बनाता है? वो कानून बनाता है कि वो अपनी एक सोसाइटी को एक वेलफेयर के लिए, एक सोसाइटी के एक बेटरमेंट के लिए। पाकिस्तान में भी कानून है, यूके में भी कानून है, पर यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हम इंडिविजुअल्स का होता है, हम सिटीजन्स का होता है। हम ही सिटीज़न जब इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ के कानून की हम बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। वहाँ आप देखें कोई सिग्नल क्रॉस नहीं करेगा, चाहे वो रेड सिग्नल ही क्यों ना हो, यहाँ पे हम करेंगे। तो ये हमारी मेंटलिटी है। जिस मुल्क में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें मुख्तलिफ हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आ जाते हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नाइजीरिया, वो लोग जब इंग्लैंड जाते हैं तो वही उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उन्हीं के कानून को। अब हम जहाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम रेस्पेक्ट नहीं देते। कितने भी हमारे लॉज बने हुए हैं, हम रेस्पेक्ट नहीं देते, हम ही ब्रीच कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। अगर आप एक अच्छा सा माशरा चाहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री चाहते हैं, तो आप अपने मुल्क के कानून को रेस्पेक्ट दें। पाकिस्तान में अक्सर लोग, मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि यहाँ कानून नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हर एक चीज़ का कानून है। यहाँ मोटरवे का कानून है, यहाँ नेब का कानून है, चेक एंड बैलेंस का है। यहाँ कानून तो मौजूद है, वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं, ऐसी कोई चीज़ ढूंढते हैं जहाँ से हम कानून से बच सकें। अब मिसाल अगर आप ड्राइविंग की बात कर लेते हैं, हम सिग्नल तोड़ते हैं, पुलिस वाला हमें रोकता है, हम वहाँ से निकल के चले जाते हैं, फिर हम रोते हैं बैठकर, सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कानून को यहाँ मिसयूज़ किया जाता है। कानून भी है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं। आप देखें पुलिस है, ज़बरदस्त काम कर रही है। आप देखें रेंजर्स हैं, रेंजर से तो डरेंगे लोग, पर पुलिस से नहीं डरेंगे। उसी तरह आप आगे भी जाएँ, हमारे पास काफ़ी अच्छा, एक चीज़ और फिर मैं नुसरत भाई साहब की तरफ जाऊँगा। डर और रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट के मानों में अगर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। डर की वजह से तो हम अमल कर ही रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करें लॉ की। जो शुरू में आपने कहा ना कि हमें अच्छा लगे कि सिग्नल पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, चारों तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही और मेरा सिग्नल जो है वो मुझे रेड कह रहा है, वो कह रहा है कि स्टॉप हो जाए, तो मैं स्टॉप हो जाऊँ, मैं इधर उधर देख के निकलने की कोशिश ना करूँ। तो ये होना चाहिए ना। डर की क्या ज़रूरत है कि मेरे सामने अगर 6 पुलिस वाले खड़े होंगे तो ही मैं रुकूंगा? असूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। पर बेसिकली क्या है कि जो यहाँ के जो आपके व्यूवर्स में से जो कि लॉ पढ़ रहे हैं या जो लॉ पढ़ चुके हैं, उन्होंने यकीनन इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा। उसमें ऑस्टिन की थ्योरी है। ऑस्टिन आपने भी शायद सुना होगा। ऑस्टिन की थ्योरी ये कहती है कि अगर लॉ हो, उसके पीछे अगर कोई पनिशमेंट ना हो, तो वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब देखें, एक तो आ जाती है मॉरलिटी और एक आ जाता है डर। अब देखें, आप मस्जिद में जा रहे हैं, अब आपको किसने कहा कि आप बाहर जो है वो चप्पल उतार के जाएं? ये रेस्पेक्ट हो जाती है। अगर आप ना उतारेंगे क्या होगा? आपको हथकड़ी लगेगी? नहीं। पर अगर मुआशरे की बात करते हैं, इस मुआशरे में बैक्ड बाय द सैंक्शंस हैं। अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं आपको फाइन लगेगा। आ जाते हैं अपनी बात के ऊपर कि यहाँ के लोग जो हैं जब तक कानून को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, कानून है बिल्कुल है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, पर वो यहाँ के जब तक आप अपने कानून को रेस्पेक्ट नहीं दिए, हमारी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है। यकीनन नुसरत भाई साहब, नैब के वाले से बात हो रही है और खासतौर पर अब ये नैब मुस्लिम लीग नून का प्रपोजल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको हमेशा सपोर्ट किया और एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी करते रहे, इल्ज़ामात भी लगाते रहे और बड़ी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के इल्ज़ामात से। आज उस इदारे को अमलन आहिस्ता आहिस्ता करके पहले तो उसके पर काटे गए और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह देखती हैं आप इस पूरे अमल को? और चूँकि एहतसाब का अमल तो ज़ाहिर अब नहीं हो सकेगा और इससे वो लोग जो माफियाज हैं वो कट हो जाएंगे और
खान साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों को फ़ायदा होगा, आप किस तरह देखती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच ज़फ़ीर। आवाज़ इको हो रही है। जी जी, हम सुन रहे खैर, हैं मैं आपको। आपको बताती हूँ कि देखें ये नैब, जिस तरह आपने खुद कहा कि नैब जो है वो एक पार्टी ने बनाई और दूसरी पार्टी ने सपोर्ट किया, लेकिन ये लोग इसको अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। अपने ज़माने में दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते थे और फिर उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट्स मिल रही होती थी। आपको पता है जरदारी साहब 11 साल रहे जेल के अंदर, किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से ना, ज़बान भी उन्होंने खुद अपनी काटी। तो ये सब कुछ एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कर रही थी। अब जब इन्होंने देखा कि एक तीसरी पार्टी इमर्ज होती है और वो इतनी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है कि ये लोग कहीं पे भी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। इनको नजर आ रहा था, जिस तरह आपने गुलाम दस्तगीर साहब की सुना होगा या जी नहीं जी। सुना तो किसी के थ्रू सुना होगा कि उन्होंने बता दिया कि ये क्यों हुआ है सारा कुछ, ये रिजीम चेंज क्यों हुआ है। उनको खतरा था कि अगले 15 साल इमरान खान नहीं जाने वाला कहीं भी, और उस अरसे में वो फिर सारे लोगों को पनिश करेंगे जिन्होंने करप्शन की है, क्योंकि उस आदमी का हमेशा से पिछले 23-24 साल से एक ही स्टैंड था कि मैं करप्शन को माफ नहीं करूंगा, मैं करप्शन करने वालों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपने देखा 3.5 साल उन्होंने किसी के साथ बातचीत नहीं की। वो कहते हैं कि मैं क्यों बात करूं जब ये लोग करप्ट हैं, मुझे पता है कि ये सच नहीं बोल रहे, मुझे पता है कि इन्होंने सारी करप्शन की हुई दुनिया की, तो मैं उनसे हाथ क्यों मिलाऊं। तो आप ये देखें कि एक आदमी का इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड, उसने कोई खुद से कोई क्राइम नहीं किया, वो मुल्क को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, हमारे जवानों के लिए प्रोग्राम है, हमारा हेल्थ कार्ड है, हमारा मतलब इतनी चीजें हैं कि जो इससे पहले कभी किसी ने सोची तक नहीं है, वो सारी उन्होंने इम्प्लीमेंट की और पाकिस्तान माशाल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन बात यही है कि ना वो सुपर पावर को पसंद आएगी ये चीज कि पाकिस्तान तरक्की कर पाए, ना ही हमारे लोगों को होगा कि क्यों हम पैसे क्यों ना खाएं। आपको पता है 55 अरब रुपया मिलता है प्राइम मिनिस्टर को और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जरदारी साहब ने लिया गिलानी से फौरन, फिर राजा साहब आए उनसे लिया, नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने चंद ही दिनों में वो ले लिए, पैसे गायब बिल्कुल। अब इन्होंने इमरान खान साहब ने पूछा कि ये क्यों, ये किस चीज के पैसे हैं, तो उन्होंने कहा ये आपकी स्वाबदीद के लिए, आप जहां मर्जी खर्च करें, इसका हिसाब नहीं देना होगा। उन्होंने फौरन उसको खत्म किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक इतना ईमानदार लीडर इन लीडर्स को कैसे पसंद आ सकता है? उन्होंने उसको निकालना ही था, जिस तरह मर्जी साजिश करें, चाहे वो दूसरे भाई साहब, बिलावल साहब बिल्कुल 3-4 दफा अमेरिका जाएं या जो करें, इससे पहले ही हुकूमत पलटने से पहले, अदम एतमाद आने से पहले वो जाके यकीन दिला के आए हैं ना कि हम आपका हुक्म मानेंगे, जो कुछ आप कहेंगे हम करेंगे। ये एब्सोल्युटली नॉट वाला तो कोई आदमी हो नहीं सकता पाकिस्तान में जो फले फूले कुछ करे। ठीक है नुसरत भाई साहब, आप जो बात कर रही है और खुर्रम दस्तगीर की आपने बात की, उस पर हम बारखा प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और आप तो ज़रा खुल के चीज़ें सामने आ गई और तो उन्होंने बता दिया कि किस तरह नैब के वाले से सोच जजिस को शामिल करना था, इमरान खान ने हमें सजाएं देनी थी, डिस्क्वालीफाई करना था, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो चीज़ है, चूंकि आप लोग असेंबली से बाहर आ गए हैं, नेशनल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो रिफॉर्म्स तो वो जैसे तैसे भी हैं वो लेके आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको असेंबलियों का हिस्सा होना चाहिए था ताकि आप उनको रोक सकते? अगर खान साहब इनके साथ, खान साहब का स्टांस तो ठीक है कि वो इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रहे, लेकिन नहीं मिलाएंगे तो वो तो अपना रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं और चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं, तो आपको इसका हिस्सा कैसे मिलेगा? बिल्कुल है। नुसरत भाई साहब, और हाँ, जो जितना काम उन्होंने किया था वो सारा रिवर्स हो चुका है। अब ये लोग तो बहुत तेजी से, जाहिर है इनके पास तो एक एक दिन कीमती है, इनको पता नहीं कि इलेक्शन किस वक्त अनाउंस हो जाते हैं या इलेक्शन किस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन करवा दो। जब इलेक्शन करवाएंगे तो, और अगर ईमानदारी से हुए तो AVM खत्म हो गई, ये ओवरसीज खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, तो अगर ईमानदारी से होते हैं तो देयर इज नो चांस ऑफ विनिंग ऑफ एनीबॉडी एल्स। हमें नजर आ रहा है वो तमाम जलसे जुलूस, हर शहर पिछले शहर का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोगों को एक चीज नजर आ गई है कि इमरान खान की सूरत में एक मसीहा मिल गया था पाकिस्तान को, जो कि उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, जो कि खुददारी पैदा कर रहा था, जो लोगों को कह रहा था वी आर नॉट बैगर्स, वी आर नॉट बैगर्स, वी
हमें अपने पाँव के नीचे कुचला नहीं जा सकता। सिर्फ अल्लाह से डरो, जब अल्लाह से डरोगे तो उसके बाद कोई चीज़ ऐसी रह ही नहीं जाती जिससे आप डरें। लेकिन सारी नुसरत भाई साहब, ये आप बात करिए अल्लाह से डरो खुद ही, और ये बातें खान साहब करते भी रहे हैं, और खान साहब आज से नहीं शुरू से ये बात कर रहे हैं। चूंकि हमारे साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप खुद अपने बाहर के ममालिक में रही हैं, आप वहाँ पे गई हैं, विजिट करती रही हैं, वहाँ एजुकेशन आपने ली, पढ़ाती भी रही हैं। हम जिम्मेदार शहरी क्यों नहीं बन रहे? और जब हम कानून की बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग जब असेंबलियों में जाते हैं तो ज़ाहिर वो कोशिश भी करते हैं इस तरह के रिफॉर्म्स लाने की। हम लोग एक अच्छी कौम कब बनेंगे कि हम करप्ट आदमी को करप्ट कह सकें, हम जो चोर है उसको चोर कह सकें, और खुद भी उस पर अमल कर सकें। अवाम कह रही है ज़फीर, अवाम कह रही है, अवाम तो खड़ी हो गई है। देखिए, ये वाला चेंज आज तक कोई नहीं ला सका था। भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था, उसके बावजूद वो चेंज ये वाला नहीं ला सका था। आज अवाम खड़ी है, और ये वो अवाम है, ना उसको बिरयानी पे लाया जाता है, ना उसे 10,000 रुपए उसके बैलेंस डाला जाता है बैंक में, उसमें मोबाइल में। तो इस अवाम का आप ये देखेंगे किस तरह ये खड़े हैं। इतने इतने गरीब लोग, इतने अपाहज लोग, पता नहीं किस किस तरह चलते हुए आ रहे होते हैं। पूछो क्या करने जा रहे हो, कह रहे मेरे खान ने बुलाया। तो ये एक ऐसी अवेयरनेस है, इस तरह की चीज है कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनको क्रश करे, कोई किसी हाल में मतलब उनको उनके ऊपर रूल करे जो गलत हो। तो इंशाल्लाह मतलब बिल्कुल ठीक कह रही है, हक सच के लिए खड़ा होना चाहिए, और खासतौर पे हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, इंशाल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप क्या अपनी रियासत, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, और आप जो असूली कवानीन हैं उनके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। जो जब हम फोर्स करने की बात करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो क्या हमें फोर्स करना चाहिए? सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी चूंकि एक तो डेडलॉक बरकरार है IMF के हवाले से, और दूसरा मुश्किल फैसले अभी मजीद करने पड़ेंगे। और कितने मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे सर, और कब तक आवाम को रिलीफ मिलेगा? गौस मोहम्मद साहब जी देखें जी, ये जो हमारे लिए इतने नालायक और एक नायल लोग थे जिनके हवाले के हुकूमत की गई, और जिन्हें मुल्क की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर सारा अपना स्टेट बैंक तक IMF के हवाले कर दिया। अब ये जो बरूदी सुरंगें हमारे लिए बिछा गए हैं, तो कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये हालात जो है इंशाल्लाह ये बेहतर होंगे, और हमारी जो मईशत है कदर बेहतर होगी। लेकिन IMF जो अब देखें ना, इन्होंने IMF के साथ वायदा किया, और ये हमें करप्ट कहते हैं, करप्ट ये खुद हैं। आपने IMF के साथ वादा किया, और फिर जो शरायत आपने वो क्यों नहीं आपने पूरी की? सही, आप देखें ना, आपने कहा था कि हम हर 10-15 दिन बाद 10 रुपए रेट बढ़ाएंगे। जब आपने एक किस्त दे दी $1 अरब की, तो उसके बाद आपने बजाय रेट बढ़ाने की आपने 10 रुपए कम कर दी, क्योंकि आपको पता चल रखा था कि आपकी हुकूमत जाने वाली है। तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आपने मतलब मुल्क और मईशत को न देखा, और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, किसी मुल्क के साथ मुआहदा है, किसी IMF के साथ मुआहदा है, तो उसको पासदारी करनी है। इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो जो मुल्क भी न रहे, कोई भी न रहे, यहाँ कोई हुकूमत कर न सके, और ये मुल्क अनगवर्नस जो ये गवर्नस भी यहाँ ना हो सके। ठीक, जी गौस मोहम्मद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल IMF के साथ जो मायदा था, जो चीज़ें थी, $300 तक भी जा सकता है, फैसल बावड़ा साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये वो सारी चीज़ें जो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी, ज़रा आप भी अपोजिशन में थे, आपके पास भी इंफॉर्मेशन थी, मुफ्ती इस्माइल साहब के पास भी और शहबाज शरीफ साहब के पास भी इंफॉर्मेशन थी कि हम किन शराइत पर IMF के साथ बैठे हुए हैं। और ये ज़ाहिर 22वां प्रोग्राम है अब जो साइन होने जा रहा है IMF, 21 प्रोग्राम हम IMF के साथ कर चुके, सब कुछ पता था। आप तो ये दावा करते थे ना, मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये तो जब अभी अपने हुकूमत सवाल ही नहीं थी, आप तहरीक अदम लेकर नहीं आए थे, तो हम लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आपने 6 महीने और दे दिए, ये महंगाई से तंग हो जाएंगे। लोग तंग हो गए थे। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने 4-6 महीने हम पे वो कर देते, हम तो खुद फंसे हुए थे, और ये हमें इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो इसका तो हमें फ़ायदा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर हो गई। तो ये तजर्बेकार, आप दावा कर रहे थे कि हम तजर्बेकार हैं, हम बेहतर डील करेंगे। तो ये चीज़ें क्या आपसे मिस रीड हुई हैं, या फिर जो इस वक्त एक नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था, आसिफ अली जरदारी साहब कोई गेम करके इनके साथ?
देखो, हमें सब चीजों का पता था और ये जिस तरह के हालात होंगे, लेकिन हम देख रहे थे कि आखिर सियासत का एक टाइम होता है। जी जी। बजाय कि हम अपनी सियासत बचाते, हमने तो मुल्क बचाने के लिए आ गया है और हमें यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हुकूमतें वो हमें साथ हमें लाई हैं और उन्होंने कहा कि मुल्क की ये हालात हैं तो आप आगे हैं, मुल्क को संभालें। इस वक्त मुल्क में कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और ये खान साहब ये थे कि जी कोई भी मौका है, जब चाहे मुल्क की मीशत का था या हमारा जब इंडियन जहाज ने हमारे एयर स्पेस की वायलेशन की तो उस वक्त भी बड़ा एक जंग का माहौल बन गया था। तो उस वक्त भी खान साहब ने अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे और वो कई मसला कोरोना का मसला है, उस वक्त भी ये अपोजिशन के साथ नहीं बैठे। बस एक ही नारा, निकम्मा काम से होता नहीं है, 4 सालों में कोई कारकर्दगी कर नहीं सके हैं और करप्शन करप्शन करप्शन। उनको पूछो, इनकम बस्तर से पूछो, 4 साल जहाँ पे हमारा तो साथ किया है तो कोई एक कन्विक्ट हुआ है, कोई एक बताया, कोई हम जो करप्शन की है तो 4 साल में सारे दायरे क्या इनके अंडर थे। तो किसी एक के खिलाफ को, हमारे एक लीडर के खिलाफ मैं पूछूंगा करप्शन साबित हो गया 4 साल। जी जी। देखो दो साल अंदर रखा है इनको। ठीक है गौसम मोहम्मद साहब, मैं पूछूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक का कार्य है। शर्म इनको, ये बेशरम और यहाँ लोग हैं, इन्होंने कौम को मिसलीड करना है। अभी सर इस तरह के जुमले तो पास ना करें। सुने गौसम मोहम्मद साहब, इनको पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है। इन्हें जो मसला जो पार्लियामेंट में ऐसा निकम्मा सदर बैठाया है तो पार्लियामेंट कानून पास कर दिया, उसको वापस कर देता है। साहब देखें, आप जो कह रहे हैं ये तो हमने भी देखा ना, तो जो पैसा चला सिंध हाउस में जो पैसा चला, तो ये बेतौकीरी तो बहुत ज्यादा हुई है, चाहे आप करें या पीटीआई वाले करें। लेकिन मेरा मकसद ये था, आपने कहा गौस मोहम्मद साहब के चूंकि हम मुल्क के लिए फैसले कर रहे थे, सर मुल्क के लिए फौरी तौर पर IMF जो शराइत कह रहा है आपको वो माने ना, उसके ऊपर डिले क्यों हो रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि वो फैसला आप ना करें, तो इस पर भी जरा एक कमेंट करते हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि हम उसकी सारी शराइत नहीं मान सकते। हम अगर वो शराइत माने तो एकदम महंगे का और तूफान आएगा। हम बैक डोर डिप्लोमेसी के जरिए कोई और किसी और ममालिक से बात कर रहे हैं, हमारी चाइना से बात कर रही है, हमें चाइना से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन गौसम मोहम्मद साहब, चाइना से रिस्पांस तो मिला है, चाइना ये कह रहा है, और ये इंटरनेशनल लॉ है, IMF की बात कर रहा हूँ, IMF प्रोग्राम में जब तक IMF को ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, चाइना आपको पैसे नहीं दे सकता। सऊदी आपको, जिसके साथ आपके बड़े पर्सनली यानी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के ताल्लुकात हैं, वो पैसे नहीं दे सकते। देखो ना, सऊदी की बात आप ठीक है, चाइना ने हमारे साथ बिल्कुल कमिटमेंट हो गई है, एक कमिटमेंट तो हो गई है, वो पैसा उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक IMF आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, आप ऐसा ही है। मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं इस पे बात करूंगा। IMF पे किसका पैसा होता है? IMF चाइना का पैसा नहीं होता, अमेरिका और सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज का है। मैं इस पे बात करेंगे वक्त वाइज ब्रेक के बाद। गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नुसरत भाई साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह पाकिस्तान IMF और IMF के वाले से, चूँकि थोड़ा सा डिले टैक्सेस जो खेला जा रहा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, चूँकि ऑनरशिप शायद उस तरह नहीं दी जा रही बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से, और यही डेडलॉक बुनियादी तौर पर बनी है, वरना आप फौरी तौर पर फैसला करके IMF प्रोग्राम जो है वो 22वां प्रोग्राम अडॉप्ट किया जा सकता था। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।